गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं सीए इंटर जीएसटी। न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है हमारा, चैप्टर नंबर 14, टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस पहले आप इनकम टैक्स में पढ़ चुके हो, तो पहले इनकम टैक्स वाला पोर्शन अपन थोड़ा सा ओवरव्यू कंसेप्ट का ले लेते हैं, फिर उसको अपन जीएसटी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स में क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की बात होती है, तो टॉम एंड जेरी शो में हर कोई अपनी इनकम कम बताना चाहता है। तो जो पर्सन खर्चे कर रहा है वो अपनी इनकम कम बताना चाहता है, तो वो तो अपना खर्चा शो करेगा ही करेगा। लेकिन जिसको वो पैसे मिलते थे उसके लिए इनकम होती थी, वो अपनी इनकम शो नहीं करता था। तो सरकार ने कहा कि भाई साहब ये तो बताते ही नहीं हमें, हम इसने आपसे पैसे कमाए हैं, तो आप एक काम करो, इसकी इनकम के ऊपर आप ही टैक्स डिडक्ट करो और हमें जमा करा दो। तो ये सामने वाले पर्सन के लिए कहा जाएगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हमें बात हो चुकी है हमारी कि हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें तो इन्फॉर्मेशन से मतलब है कि पता पड़ जाए उसने कहाँ से कितना कितना पैसा कमाया। तो टीडीएस में क्या होता है कि जब कोई एक्स पर्सन किसी वाई पर्सन को किसी भी नेचर का पेमेंट करता है, तो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर पेमेंट होता है, तो एक सर्टेन रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। और वो टीडीएस जिस पर्सन को पेमेंट देना था उस पर्सन के पैन नंबर के अकॉर्डिंगली सरकार के पास जमा हो जाता है। तो सरकार को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस पैन नंबर वाले शख्स ने इस एक्स पर्सन से इतना पैसा कमाया है। ये टीडीएस का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा सबको। टीसीएस में सर्टेन प्रोडक्ट्स में सरकार ने कहा कि ये प्रोडक्ट्स जब भी आप किसी को बेचोगे तो उससे आप प्रोडक्ट की वैल्यू तो लोगे ही लोगे। अब वो प्रोडक्ट की वैल्यू, वो पैसे वो कहीं से कमा के लाया ही होगा। तो आप एक काम करो, उससे यूँ कहना कि मान लो आप 15 लाख रुपए की कार खरीद रहे हो भाई साहब, तो आपने मतलब 15 लाख रुपए कहीं से कमाए हैं, तो उस 15 लाख रुपए पे 1% आप मुझे 15,000 टैक्स और दो। तो अब आप टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे हो, उल्टा क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। टीडीएस और टीसीएस सेम कंसेप्ट इन्होंने जीएसटी में भी रखा। तो अब भैया इनकम टैक्स का टीडीएस अलग है और जीएसटी का टीडीएस अलग है। पहले अपन टीडीएस पढ़ेंगे फिर टीसीएस पढ़ेंगे। टीडीएस 51, टीसीएस 52, 50, 51, 52। 50 भी हमने पढ़ लिया, इंटरेस्ट वाला है ये। 1, 2 एंड 3। 1 कहता है 18% से लगेगा, 2 कहता है कि इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर लगेगा, 3 कहता है कि आपने एक्सेस इनपुट क्लेम कर लिया या अपना आउटपुट कम दिखाया है तो नॉट एक्सीडिंग 24% से लगेगा, पर अभी नोटिफाइड रेट 18% ही है। ठीक है, 50 हो गया। 51 टीडीएस। बेटा एक क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए आपको। सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट है, दोनों अमाउंट पे लगेगा। एक ही तो बात पड़ेगी, फिर भी 18 और 18 36% थोड़ी हो जाएगा। हाँ, सीजीएसटी का अमाउंट 1000 है तो 1000 पे 18% लगेगा, एसजीएसटी का अमाउंट भी 1000 है तो 1000 पे 18% लगेगा। तेरा तो अमाउंट 2000 है, 2000 पे 18% ही तो लग रहा है। हाँ, आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि ये जो इंटरेस्ट है ये अलग अलग गवर्नमेंट को पे होगा क्या। हाँ, सीजीएसटी के अमाउंट का जो 1000 है उसका 18% 180 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एसजीएसटी अमाउंट अगर 1500 रुपए है तो 15,000 है तो 15,000 का 270 रुपए अलग जाएगा। ठीक है, या 2700 रुपए अलग जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ये समझ में आया? ठीक है, अब टीडीएस पे चलते हैं। टीडीएस परसेप्शन बहुत 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 सिंपल है। 2 बातें आपको याद रखनी है। क्या कि टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर। कोई भी नॉर्मल डीलर्स आपस में बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जब किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेगी और जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया कॉन्ट्रैक्टर, वो गवर्नमेंट को गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के नाम का इनवॉइस रेज करेगा। इनवॉइस रेज करेगा तो जब गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी तो उसके ऊपर 1% टीडीएस डिडक्ट करेगी। टीडीएस की रेट 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। तो जब आईजीएसटी आएगा तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। क्लियर है? यूनिफॉर्म है सब पे। कोई गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट नोटिफाइड है कि गवर्नमेंट ने किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, गुड्स का दिया हो कि सर्विस का दिया हो, आप अगर गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे हो अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, आपकी सप्लाई 2.5 लाख से ज्यादा है। अब मान लो गवर्नमेंट ने किसी को रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया या छोटे मोटा रिपेयर वर्क का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया,
और वो काम करता जा रहा है, बिल रेस करता जा रहा है, काम करता जा रहा है, बिल रेस करता जा रहा है, तो उसने अपनी प्रैक्टिस में ले लिया है कि वो 1-1 लाख रुपए का काम करता है और 1-1 लाख रुपए का क्या कर देता है, बिल रेस कर देता है। समझ में आया? तो बिल भले ही लाख रुपए का हो, और वो जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है तो हर अमाउंट पे क्या डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। क्लियर है? लेकिन सर गवर्नमेंट ने उसको मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए 1-1 लाख रुपए, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अगर 1-1 लाख रुपए है तो फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आया? टीडीएस कौन से अमाउंट पे डिडक्ट होगा सर? जीएसटी के पहले वाले अमाउंट, जिसको अपन बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट। 1 लाख पे 18,000 जीएसटी लग रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख, जीएसटी की वैल्यू 18,000 और इनवॉइस वैल्यू 1,18,000। तो टीडीएस किस पे डिडक्ट होता है? टैक्सेबल वैल्यू पे, जीएसटी से पहले वाली वैल्यू पे। ये क्लियर है? कौन डिडक्ट करेगा? गवर्नमेंट डिडक्ट करेगी। कितने परसेंट से डिडक्ट करेगी? 1%, 1% सर 2%। लिमिट क्या है? 2.5 लाख से ऊपर अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? और कौन सी वैल्यू पे? टैक्सेबल वैल्यू पे। क्लियर? अब यही 4 आपके बेसिक पिलर्स हैं, इनके आगे पीछे छोटे मोटे रूल्स आपको पढ़ने हैं कि मतलब गवर्नमेंट मतलब क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, ऐसी कोई सी भी अथॉरिटी, सोसाइटी, बोर्ड, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई कोई काउंसिल, जैसा आपका ICAI अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर ये बनाया गया है और जिसमें गवर्नमेंट की 51% से ज्यादा की होल्डिंग है, तो हर गवर्नमेंट विभाग टीडीएस डिडक्ट करेगा। 1 बाय 1 चलते हैं। टीडीएस का सेक्शन छोटा ही है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट। अब कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ हो, यही हक है, जो बोल रहे हैं वही है। द गवर्नमेंट में मैंडेट कर रखा है क्या? हाँ, कर भी रखा है। अभी तो लिखा हुआ है चाहे तो, हाँ उन्होंने चाह रखा है, मैंडेट कर रखा है। अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, such person or categories of person as may be notified by the government on the recommendation of the council, blah blah। तो ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, नीचे लिस्ट दे रखी है एनालिसिस में, वो भी पढ़ेंगे। मींस जहां पे भी गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा का हिस्सा हो गया, वो हर विभाग, हर डिपार्टमेंट, हर कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है? हेयरिन आफ्टर रिफर्ड सेकंड डिडक्टर, इन भाई साहब को क्या बोलेंगे अपन? चारों को डिडक्टर। To deduct tax at rate 1% from the payment made or credited। सर पेमेंट मेड और क्रेडिटेड, वही इनकम टैक्स वाला रूल कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है? ऑन द डेट ऑफ पेमेंट और ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट ने ड्यू बता दिया या गवर्नमेंट ने पे कर दिया, व्हिचएवर इज अर्लियर। टू द सप्लायर इन आफ्टर सेक्शन referred to as deductee, वो deductor ही deductee of taxable goods or services of both where the total value of such supply under a contract, important बार बार बोल रहा हूँ मैं, बिल कितने भी हो, एक कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख का है, exceeds 2 लाख, फिर से important, up to 2,50,000 नहीं मिलेगा, exceeds 2,50,000 रुपीज, सारी चीजें वही बोली। ठीक है? सिर्फ हमने गवर्नमेंट का एक्सटेंशन पढ़ा और वो भी यहाँ मतलब का नहीं है, एनालिसिस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन। प्रोवाइडेड दैट नो डिडक्शन शैल बी मेड इन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार मार्क कर दो। अगर मेरे को लगता है क्वेश्चन आया तो इसी के ऊपर आएगा। ठीक है? मैं अच्छे से समझ लेना, जो समझना है टीडीएस में, जहां दिमाग लगेगा वो यही एक पॉइंट है। यही कह रहा है, पहला लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई, और तीसरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट नहीं कह रहा हूं, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट। अगर ये दोनों किसी एक स्टेट में है और ये भाई साहब किसी दूसरे स्टेट में है, तो इस केस में नो टीडीएस। ये रट्टा मान लो, एज इट इज यही बात है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान, उसने जो चीज सप्लाई करी, इंस्टॉल करी, असेंबल करी या हैंडओवर करी, टर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे अपन, वो भी क्या है? राजस्थान। लेकिन जिस गवर्नमेंट का काम किया वो गवर्नमेंट एजेंसी रजिस्टर्ड कहाँ पे थी? गुजरात में या महाराष्ट्र में।
तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अगर ये तीनों सेम प्लेस है तो टीडीएस है, अगर ये तीनों अलग अलग प्लेस है तो भी टीडीएस है। फर्क समझ रहे? लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान, मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गुजरात की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया, वहाँ पे काम किया, उनको काम करके दे दिया, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं कह रहा हूँ, दिमाग लगेगा, लिखना बंद कर दो, सुन लो। इसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई वाले रूल लगाने पड़ेंगे। मैं हूँ राजस्थान का, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? राजस्थान। गुजरात की गवर्नमेंट ने गुजरात में ही ऑर्डर दिया, मैं वहाँ जाके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करके आया, मैंने हैंडओवर कर दिया, असेंबल इंस्टॉलेशन वाला काम हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? गुजरात। ठीक है, और रजिस्टर्ड गवर्नमेंट भी कहाँ की है? गुजरात की। तो लोकेशन अलग हो गई, प्लेस ऑफ सप्लाई अलग हो गई, और रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट अलग हो गई। इस केस में टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कौन सा टीडीएस लगेगा? क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग है, तो ये सप्लाई कौन सी मानी जाएगी? इंट्रा स्टेट के इंटर स्टेट? इंटर स्टेट। तो जो टीडीएस डिडक्ट होगा ना, वो कौन सा होगा? आईजीएसटी वाला होगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? हाँ, वो कौन सा होगा? आईजीएसटी वाला होगा। हेलो हेलो, आईजीएसटी समझ में है? अब मैं कहता हूं कि लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान, गुजरात की किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने महाराष्ट्र का काम अलॉट किया, ठीक है, तो मैंने काम कहाँ पे कर दिया? वहाँ पे, असेंबल एंड इंस्टॉल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? महाराष्ट्र। तो मैं राजस्थान, लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? महाराष्ट्र। क्या लगेगा? इंटर के इंट्रा? इंटर मतलब क्या है? आईजीएसटी, टीडीएस लग जाएगा। ठीक है, आईजीएसटी की बात आ गई ना, तो टीडीएस लग जाएगा। ये थंब रूल बना लो कि जहां पे आईजीएसटी आ गया वहां पे क्या लग जाएगा? टीडीएस लग जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ सबसे सिंपल वाला केस, मैं भी राजस्थान, काम भी राजस्थान का, गवर्नमेंट भी राजस्थान की, हर कोई राजस्थान, क्या लगेगा? इंटर के इंट्रा? इंट्रा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, क्या लगेगा? ये टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ होगी कि मैं राजस्थान का, काम भी राजस्थान का, लेकिन गवर्नमेंट कहीं और की, एजेंसी डिपार्टमेंट कहीं और का, इंटर के इंट्रा? इंटर के इंट्रा। लोकेशन ऑफ सप्लायर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, इंटर के इंट्रा? इंट्रा ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगा, देखना है, हम दोनों इंट्रा, मतलब लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, कंजम्पशन हुआ है राजस्थान में, तो टैक्स इसको मिलना चाहिए, राजस्थान की सरकार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो गुजरात की थी, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो गुजरात के एसजीएसटी में होगा। तो अब वो जो टीडीएस डिडक्ट करेगी, वो जो जमा कराएगी, तो वो तो गुजरात के एसजीएसटी में जमा कराएगी, लेकिन मिलना चाहिए किसको? राजस्थान के एसजीएसटी। तो ये प्रॉब्लम बात हो जाएगी कि वहाँ के एसजीएसटी से यहाँ का एसजीएसटी कैसे सेटलमेंट होगा? सीजीएसटी तो हो जाएगा, सीजीएसटी तो सब जगह का एक ही है, मतलब इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि अब इंटर स्टेट है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला डिडक्ट करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला डिडक्ट करना है, तो ये तो एसजीएसटी कौन सा जमा कराएगी? अपनी स्टेट का जमा कराएगी। तो उस केस में इस एसजीएसटी को कैसे पैसा मिलेगा? तो सरकार ने मना कर दिया, फिर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी इस स्टेट से पैसे लेके उस स्टेट को देने की। क्लियर है? डन? उसमें तो क्या लग रहा था? आईजीएसटी लग रहा था ना, उसमें तो लगी क्या रहा था? आईजीएसटी। तो जो टीडीएस डिडक्ट हो रहा था किसका हो रहा था? आईजीएसटी का। पूरा किसके पास जा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो प्रॉब्लम नहीं है। प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए क्योंकि इंस्टॉल और असेंबल वाली बात थी, गुड्स डिलीवर वाली बात नहीं थी।
गुड्स डिलीवर वाली बात होती तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इधर शिफ्ट हो जाता ना, तो उसमें तो इंटर आईजीएसटी लग ही जाता, जहाँ आईजीएसटी लग रहा है वहाँ प्रॉब्लम है ही नहीं। यस यस, मीन्स आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल पता होने चाहिए। लेकिन दो, मैंने क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आपको डिटरमाइन करना पड़े, नहीं तो आप उलझ के रह जाओ। प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन आएगा तो वो उस चैप्टर का आएगा। टीडीएस में तो सिर्फ वो बोलेगा कि लोकेशन ऑफ सप्लाई राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपिएंट गुजरात। तो आपको थंब रूल क्या याद होना चाहिए, लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट 1 है और गवर्नमेंट स्टेट 2 की है तो नो टीडीएस। डन, बस यही था जो समझना था, बाकी तो सब सिंपल सिंपल लल्लू लल्लू रूल है। रजिस्टर्ड प्लेस देखी जाएगी कहाँ की है, कौन सी वैल्यू पे लगेगा सर, टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा, एक्सक्लूडिंग सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस। सबको एक्सक्लूड करने के बाद जो 1 लाख वाली वैल्यू है ना उसका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब तो सिंपल सिंपल है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। द अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाय डायरेक्टर विदिन 10 डेज। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं जीएसटीआर 7 में, याद है क्या आपको? तो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो अपन ऑलरेडी जीएसटीआर 7 में पढ़ चुके हैं कि 10 डेज ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पूरे महीने में जो डिडक्ट किया अगले महीने की 10 तारीख को। The certificate of tax deducted at so shall be issued in form in such manner as may be prescribed. GSTR 7 GSTR 7A, ठीक है। The deductee shall claim credit in his electronic cash ledger of the tax deducted reflected in return of the deductor funding under section 3 of section 39 in such manner as may be prescribed, ठीक है। लल्लू लल्लू बातें हैं, समझ में आ रही है? ओके। इफ एनी डिडक्टर फेल्स, अरे भैया आप फेल हो गए, नहीं डिडक्ट किया तो क्या लगेगा? सेक्शन 50 किस चीज का था? इंटरेस्ट कितना परसेंट? 18%। सेवन, टर्मिनेशन ऑफ अमाउंट इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 73 एंड 74, कौन सा है? पेनल्टी। कहाँ पढ़ाएंगे आपको? फाइनल में पढ़ाएंगे आपको 73 74। सरकार को क्यों नहीं लेगी? वैसे तो राजा हो जाएंगे सरकारी डिपार्टमेंट वाले, कुछ भी करेंगे। The refund of deductor or the deductee arising on account of excess or erroneous deduction shall be dealt with in accordance with the provision of section 54. Means आपको रिफंड चाहिए सर, हमने गलती से ज्यादा टीडीएस जमा करा दिया सर, तो रिफंड दे दो, तो वो सेक्शन 54 में कवर है। सेक्शन 54, ये चौथा नंबर लग रहा है छोटा सा, और ये तीसरा नंबर लग रहा है, सब फाइनल में आएंगे। तो 54 भी रिफंड कैसे मिलता है, ये भी फिर फाइनल में। 73 74 पेनल्टी भी कहाँ मिलेगी? फाइनल में। तो भैया कितने 8 सबसेक्शन हो गए, लाइन से चलेगा, कोई मिस हुआ क्या देखना, सारे आ गए? 4 नहीं है, ठीक है। तो 1 वाला तो क्या है? मेन चार्जिंग सेक्शन, कि गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी और वो स्टेट 1 और स्टेट 2 वाली चीज, ठीक है। फिर 2 में क्या बोला उन्होंने कि आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। 3 में क्या बोला कि सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 4 में क्या बोला कि आप फ्रॉड तो है ही नहीं। 5 में बोला कि आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या कर लोगे? क्लेम कर लोगे। 6 में क्या बोला उन्होंने? इंटरेस्ट लगेगा। 7 में क्या बोला? पेनल्टी लगेगी। और 8 में क्या बोला? रिफंड। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, 8 वाला, हाँ ये रह गया मेरे पास। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर टीडीएस डिडक्ट किया, कुछ कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई, ये XYZ मैंने टीडीएस तो पूरा डिडक्ट कर लिया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कमी निकली तो मैंने इनवॉइस में डिडक्शन वगैरह दे दिया, उसको मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, तो अब मैं सरकार से कह रहा हूँ मैंने टीडीएस ज़्यादा दे दिया है, सरकार जमा कराओ, उसको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, तो वापस दे दो मेरे को। तो अंडर सेक्शन 54 मैं रिफंड ले सकता हूँ, लेकिन रिफंड नहीं मिलेगा
अगर मैं लेट हो गया हूँ तो लेट कैसे हो गया कि कितने और टाइम लगता है, मैंने 10 तारीख को रिटर्न फाइल किया, 11 से तो वो रिफंड क्लेम कर ही सकती है, सो रिफंड क्या वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपना टीडीएस क्लेम कर ही सकती है। तो मैंने टीडीएस जमा करा दिया और उसने क्लेम भी कर लिया। अब जब उसने क्लेम कर लिया है तो तेरे को काय को रिफंड मिलेगा, तू जा रहा है और उसका काम जा रहा है, उस केस में रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर डिडक्टी ने उस टीडीएस को अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या कर लिया है, क्लेम कर लिया है, तो उसके बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं रीड कर लूं, जो बनाया वो बता दूं। प्रोवाइडेड दैट no refund to the deductor shall be granted if the amount deducted has been credited to electronic cash ledger of the deductee। बोल भाई बोल तू। आप सरकार हो, आपने मेरा पैसा काटा है, आपने जमा करा दिया तो आपको भी रिफंड। गलत जमा करा दिया ना यार, ज्यादा जमा करा दिया मैंने। क्लेम कर ही रहा हूं। कहां से, तो तू क्यों क्लेम करेगा, बनता ही नहीं है ना। तेरे अमाउंट के साथ बात करते हैं कि क्या हुआ कि मेरी किसी गलती से जो 1 लाख में टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, मैंने 10 लाख पे टीडीएस डिडक्ट कर लिया। ठीक है, तो 1 लाख पे 1% 1000 ही होना चाहिए था, मैं तो 10 लाख पे 1% 10,000 जमा करा दिया वहां पे। मैंने वहां जमा करा दिया, डिडक्ट नहीं किया मैंने। डिडक्ट तो मैंने 1 लाख पे 1000 डिडक्ट करके 99,000 उसको दे दिए, पर वहां जमा कितना करा दिया, 10,000 रुपये। अब मेरे को बाद में पता पड़ा तो मैं सरकार से कह रहा हूँ सर ये 9,000 रुपये मेरे को क्या कर दो, आप रिफंड कर दो। पर इसने देखा कि इसके नाम पे रिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, 10,000, इसने पूरा क्लेम कर लिया, इसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पूरा 10,000 आ गया। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, यार आपने उसका नंबर दिखाया, उसने मांगा, हमने दे दिया, अब आप जानो और वो जाने, हम तो रिफंड नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ठीक, किसने अगर उसने गलत क्लेम किया है और ये बात आती है कि इसको वापस करना पड़ेगा तो विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ठीक है, बोल भाई। तो अच्छा यार, ये कौन सी बात है, आज मेरी बात सुन कि मुझे तुझसे फीस लेनी है 40,000 रुपये। ठीक है, और इतने टाइम से मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, तेरी मम्मी आके पहले 20,000 रुपये दे गई थी, अब तेरे को ये बात पता ही नहीं थी, तूने पापा से 40,000 रुपये लिए और मेरे को दे गया, तो अब मैंने ले लिए, मुझे भी पता नहीं था तेरी मम्मी दे गई है, मैंने तो ले ली, मैं तो यही कहूँगा मुझे पता नहीं था, मैंने ले ली। फिर बाद में जब साल के अंत में तेरे मम्मी पापा हिसाब मिला रहे होंगे, आपस में लड़ते लड़ते उसने कह दिया अंशु की 20,000 की फीस तो मैंने दी है, 40,000 मैंने दी है, अंशु की तो फीस ही 40,000 है, आपने 60 कैसे दे दी। तो फिर उस केस में आप लोग मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे, मेरे को रिफंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि खराब करो यार, तुम लोग ही तो देखे गए हो, मैंने मांगी थी क्या तुमसे? हाँ हाँ, तो तू 20 नहीं देगा? अब अपन बात कर लेते, मैंने गलती से 40 कर दिए, अब बाद में हिसाब पता पड़ा कि नहीं 20 ही आए थे, तो मैं इससे वापस 20 मांगूंगा, तो इसको देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देने चाहिए, है ना। बस एनालिसिस में जो जो चीजें काम की है ना, अरे मैं एक बात कह रहा था, यहाँ पे लिख दो चार्जिंग सेक्शन, सबसे ऊपर 1 के नीचे लिखो चार्जिंग सेक्शन, फटाफट लिखो 1 के ऊपर चार्जिंग सेक्शन, फिर यहां से यहां तक ब्रैकेट करके लिखो डिडक्टर। ठीक है, यहां पे लिखो टीडीएस ऑन टैक्सेबल वैल्यू, सॉरी लिमिट 2,50,000, लिमिट 2,50,000, और यहां पे जो मैंने लिखा था LOS, POS और RPOS, स्टेट 1, स्टेट 2, नो टीडीएस, जैसा मैंने लिखा था वैसे लिख दिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखो टीडीएस ऑन टैक्सेबल वैल्यू, टीडीएस ऑन टैक्सेबल वैल्यू। टू में लिखो GSTR 7 ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ,
GSTR 7 on 10th of next month. थ्री में लिखो TDS सर्टिफिकेट GSTR 7A, TDS सर्टिफिकेट GSTR 7A. 5 लिखो डिडक्टी, एरो करके मैं ही लिख देता हूं, डिडक्टी क्लेम TDS इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. फिर यहाँ लिखो फेल्स टू पे TDS, इंटरेस्ट एट द रेट 18%, सेक्शन 51. सेवन में लिखो पेनल्टी, 8 में लिखो रिफंड, 2 डिडक्टर लिखना पूरा. और प्रोवाइडेड डेट में लिखो नो रिफंड, एरो के इफ TDS is claimed by deductee. ठीक है, टाइम पता ही नहीं लगता यार, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते कहाँ निकल जाता है. 4 लोग डिडक्टर कौन कौन है. पहला सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, पर्सन नोटिफाइड. इंपॉर्टेंट, पर्सन नोटिफाइड कौन है. एनी अथॉरिटी, or board or any other body set up by an act of parliament or state legislature or established by any government. मतलब यहाँ लिख दो कोई सा भी गवर्नमेंट विभाग TDS डिडक्ट करेगा. फिर जब आपने लिखा कोई सा भी गवर्नमेंट विभाग, उसके नीचे एरो करके यहाँ ले आओ जिसमें 51% या उससे ज्यादा की क्या हो, पार्टिसिपेशन हो. डन. हाँ, चार्ज नहीं बेटा हमारे लिए, फिर भी तू भाई तो दे रहा हूं. बी और सी इंपॉर्टेंट. कोई सी भी सोसाइटी जो किसने बनाई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हो, कोई सी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज जिसको बोलते हैं, ये सब TDS डिडक्ट करेंगे. अब कौन कौन डिडक्ट करेगा, इन्होंने इतने सारे लोगों को इंक्लूड कर लिया कि मेरे लिए समझना बहुत आसान हो गया कि कोई सा भी सरकारी अफसर हो, सरकारी डिपार्टमेंट हो, सरकारी कंपनी हो, वो लोग TDS डिडक्ट करेंगे. लेकिन अब जो याद रखना है वो ये है कि कौन कौन TDS डिडक्ट नहीं करेगा. पहला मुद्दा, जितने भी लोग हमने पढ़े, अगर इनका आपस का ट्रांजैक्शन है तो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे. समझे, इनका आपस का ट्रांजैक्शन है तो TDS डिडक्ट नहीं करेंगे. और एक डिफेंस वाली बात भी थी, कहीं रह गई वो, ये रहेगा.
certain prescribed authority of Ministry of Defense. Remaining authorities are exempt. मतलब कहीं ना ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी बेकार हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें लिस्ट तो बताई नहीं। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कुछ अथॉरिटीज तो टीडीएस डिडक्ट करेगी और बाकी की क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो सर कौन सी अथॉरिटी है? उन्होंने कह दिया कि हमने नोटिफिकेशन नंबर डाल दिया है, तो सर हमें पढ़ाना होगा तो यहाँ डाल देते लिस्ट, ठीक है। तो मतलब की नहीं है, तो सर मतलब का क्या निकला सब कुछ पढ़ के? सर ऐसा कोई भी लोग जिसमें गवर्नमेंट का वोटिंग पावर कितना हो, 51%, सिंपल, ठीक है। अब ये 4-5 लोग, ये 3-4 लोग, कोई भी हो, आपस में कोई ट्रांजेक्शन करना है तो टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरीज ऑफ पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस मींस व्हेन सप्लाइड फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू अनदर पीएसयू। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से अनदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे जा रहा है, वेदर और नॉट डिस्ट्रिक्ट पर्सन हो के ना हो तो भी यार टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। जैसे बीएसएनएल और कोटा थर्मल पावर स्टेशन, ये दोनों आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। मींस गवर्नमेंट का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। देन व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए बी सी ऑफ 51(1), वही तो है 51(1), वही तो बोला, वो सारे ही लोग आपस में करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। स्टैंडर्ड रेट में समझा चुका हूं, 1% कितना हो गया, 2%, आईजीएसटी है तो 2% है। देखो आपको जो मैंने बात आपको धीरे धीरे समझाई ना, कौन सा कि हर कोई सेम स्टेट में है, सीजीएसटी एसजीएसटी टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। लोकेशन अलग है, प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट अलग है तो आईजीएसटी टीडीएस हो जाएगा। लेकिन ये दो लोग इधर आ गए और एक उधर रह गया तो भाई उसका जो एसजीएसटी वो अलग है, हमारा जो एसजीएसटी वो अलग है, तो फिर यार टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मींस थंब रूल क्या निकला, एलओएस पीओएस स्टेट 1 और आरपीओएस रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, आरपीओआर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, तुम समझ गए थे ना। हाँ, ये अलग अलग हो तो नो टीडीएस। ये वाली बात है ना, धीरे धीरे करके जैसा मैंने समझाया वैसा ही ए बी सी करके सी वाले में समझाया है। अभी तो मैंने समझा दिया, आप बार बार वीडियो खोल के देखोगे नहीं तो यहाँ पे 5 स्टार मार्क कर लो सी वाले पे, ठीक है। और ऊपर वहां जब नो टीडीएस लिखा हुआ था ना, उसमें लिख दो आप रीड केयरफुली। जब आप रीड कर लो तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये टेबल बना के दे रखी है, सेम टू सेम वही देख लो। अपना एलओएस और पीओएस और रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट, स्टेट ए टीडीएस डिडक्ट होगा, स्टेट ए और ये बी हो गया, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ए बी और बी टीडीएस डिडक्ट होगा। सेम एग्जांपल जो स्टेट का है वही का वही एग्जांपल किसने ले लिया, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो कहां पे डिडक्ट नहीं होगा सर, ये ए और बी, हाँ 1 और 2, बस इसमें ही नो होगा, बाकी तो कोई सा भी अक्कड़ होंगे वो 80-90 पूरे सो, ठीक है। कुछ तो फ्लो में बह जाते हैं उसमें से निकला। टीडीएस सर्टिफिकेट्स में ये सारी डिटेल होंगी, मार्क कर लो, रीड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आए, रैंक लानी हो तो पढ़ लो, मात्र पास होना हो तो एक बार देख के चले जाना, फेल होना हो तो इग्नोर कर देना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं मतलब अब हो सकता है किसी का फेल होने की इच्छा हो, क्यों? क्योंकि यहाँ 15 चैप्टर पढ़ो, वहाँ 7 चैप्टर पढ़ो, वहाँ पूरा इनकम टैक्स पढ़ो, वहाँ जरा सा पढ़ो, 3 महीने आराम करके दे लेंगे आराम से। खत्म, टीडीएस खत्म।
अब क्या आया? TCS। मैंने बोला था अगर पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो एक कचौरी नहीं पढ़ोगे। कितना सस्ता है तुम्हारा ईमान यार, एक कचौरी में बिक जाता है यार। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। चलो नहीं पढ़ाते, हटाओ हटाओ हटाओ, नहीं पढ़ाते, खत्म करो बस, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। लेटर सी कैबिनेट पे आ जाओ। TDS का लेटर सी कैबिनेट तुम्हें पढ़ना है, TDS वाला लेटर सी कैबिनेट तुम्हें पढ़ना है, TCS वाला मैं पढ़ा दूंगा। मेरी आंखों में सच्चाई देखो, ऐसा नहीं होगा, इसी कह रहा हूँ। चारों देखो कल बहुत मिस किया हमने, अब तो कल नहीं है तो आज मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा पूरा। अगर मैंने पूरा पढ़ाया तो ही 2 होगा, पूरा नहीं पढ़ाया यार। अब मेरे सर ने 12:15 छोड़ दिया। कुछ तो तुम लोग वो रखा करो कर्सी या कुछ तो थोड़ा, मतलब थोड़ा तो रहम करा करो। तुम लोग कैसे बेरहम लोग हो यार। तो उन्होंने छोड़ा क्या? मैं अच्छा हूँ वो बुरे यूं कह रहे थे। और रिकॉर्ड नवनीत ये कह रही है कि आप तो अच्छे हो, वो तो सुनते ही नहीं है। डरपोक, डर रही है तू। जब उन्होंने नहीं सुनी तो मैं भी क्यों सुनूं? चलो कंप्लीट होगा तो ही चल। मैं आपने ना बहुत पते की बात कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ वीडियो बनी करो, मेरे बाप में क्या है, कर दो। तो कितने पुराने ग्रजेस रखती है यार। हमने कहा था वैसी बंद नहीं करा, मेरे टाइम पे तो ये कर दिया। मैं आपको एक पते की बात बताऊँ। TCS का मतलब क्या होता है? टेस्ट कलेक्टेड एट सोर्स। TDS और TCS में फर्क क्या है? सिर्फ वर्ड में TDS और TCS, डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो इनकम टैक्स में ये चीज बहुत जस्टिफाइड है कि ऑब्वियसली टैक्स डिडक्टेड, मैं पेमेंट दे रहा हूँ, टैक्स डिडक्ट कर रहा हूँ। टैक्स कलेक्टेड, मैं पेमेंट ले रहा हूँ तो टैक्स और कलेक्ट कर रहा हूँ। GST में ऐसा नहीं है। GST में TCS जिस सिचुएशन पे एप्लीकेबल है ना, उस सिचुएशन को समझने जाएंगे तो ये रियलाइज करेंगे कि कलेक्शन जैसी तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे भी डिडक्शन ही है। कब आएगा TCS? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, नॉट एन एजेंट, एज अ ऑपरेटर जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सेलर्स रजिस्टर होते हैं, बायर देखते हैं उनके गुड्स को, बाय नाउ करते हैं तो सेलर खुद बिल करता है बायर को। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर का बिल थोड़ी आता है आपके पास। आपको माल फ्लिपकार्ट और अमेजोन थोड़ी बेचेगा, आपको बेच कौन रहा है? सेलर। फ्लिपकार्ट और अमेजोन तो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको? आपको कि उसको? दोनों। पर आपसे कोई पैसा ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। मेंबरशिप फीस ले रहे हैं तो वो एक अलग सर्विस है, ठीक है। डिलीवरी चार्ज ले रहे हैं तो वो एक कुरियर की सर्विस है, उसके ऊपर जो GST लगेगा उसको लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो मेन सर्विस वो दे रहे हैं वो किसको ले रहे हैं? इनको, क्योंकि आपने उनका प्लेटफॉर्म चार्ज किया तो वो क्या लेंगे? आपसे कमीशन लेंगे। इस केस में आपको क्या कहते हैं कि TCS का होना चाहिए कि टैक्स लाओ भाई, पैसे दो और टैक्स के पैसे और लो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ऑपरेटर के ऊपर ही एप्लीकेबल है, इसके सिवा और किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो मैकेनिज्म कैसा चलेगा कि सर सेलर ने बायर को गुड्स सेल किया तो पैसे कौन लेगा? पहले पैसे कौन लेता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लेता है ना।
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ने पैसे ले लिए। अब पैसे लेने के बाद वो उसको ट्रांसफर कर देगा, तो ट्रांसफर टीसीएस डिडक्ट करके ही तो करेगा। कलेक्शन की बात कहाँ से है? ऐसा नहीं है ना। हाँ ऑब्वियसली ये बेवकूफी तो कोई भी नहीं करेगा ना। मैं क्यों झंझट में? जब मेरे हाथ में ही लक्ष्मी है तो मैं यूँ कहूँ कि पहले तो लक्ष्मी आप ले लो और फिर मुझे दो। ये तो लॉजिकली नहीं है बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं तो कलेक्ट करके ही दूंगा। आप भले ही इसको ऐसे बोलोगे नहीं दो फिर लो, ऑब्वियसली यार देना भी है लेना भी है, तो अकाउंट में देने की एंट्री, अकाउंट में लेने की एंट्री, पेमेंट तो नेट ही होगा ना। तो फिर यार आपने वर्ड क्यों रख रखा है? ये भी टीसीएस का है, ये भी तो टीडीएस ही है। हाँ लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसको टीडीएस बोल नहीं सकते थे क्योंकि टीडीएस तो डिडक्ट होता है सोर्स से, तो सोर्स थोड़ी टीडीएस डिडक्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? टीसीएस बोला। क्लियर? समझना पड़ेगा आपको। बोला गया टीसीएस, पर मैकेनिज्म क्या है? इस तरीके से है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो पैसे कलेक्ट करता है और फिर जब वो सेलर को ट्रांसफर करता है तो उसमें से अब टीडीएस है 1%, 1%, 2%, टीसीएस है आधा परसेंट, 1%, आधी रेट हो गई 1, 1, 2, हाफ 1। क्लियर? ठीक है, ओके। अब यार सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ढंग से समझना पड़ेगा, गुड्स में भी है और सर्विसेज में भी, लेकिन नोटिफाइड सर्विसेज में नहीं है। अंडर सेक्शन 9(5) में तो इको को ही क्या मान लिया? टैक्सेबल पर्सन मान लिया। बड़ी मट्टी छोटी मट्टी वाला कंसेप्ट आ गया, अर्बन कंपनी वाला और ओला, ओयो, स्विगी, जोमेटो, है ना। ये तो अपन एग्जांपल ले रहे हैं, पर इन सर्विसेज को नोटिफाइड सर्विस बड़ी मछली को क्या मान लिया? टैक्सेबल पर्सन। तो ये खुद ही टैक्सेबल पर्सन है, ये खुद ही टैक्स दे रहे हैं, तो फिर अब कहाँ का टीसीएस? तो इनके ऊपर टीसीएस। बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? जहां पे सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर रजिस्टर हो रहा हो और डायरेक्ट बिलिंग कर रहा हो किसको? कस्टमर को। और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को इंटरकनेक्ट करने की। क्लियर? अब फिर इसमें एक केस स्टडी आती है कि मान लो सर बीसीसी है, अब बीसीसी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती है, तो बीसीसी ने अपनी ही वेबसाइट बनाई, बीसीसी ने अपनी ही वेबसाइट बनाई और अपनी ही वेबसाइट के थ्रू अपने सर्विसेज क्या करने लग गई? सेल करने लग गई। तो ये जो बीसीसी की वेबसाइट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहलाएगी क्या? ये तो मैं खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ऑफलाइन नहीं कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ? ऑनलाइन पे एक मोड ऑफ सेलिंग है ना, तो इसमें टीसीएस नहीं आएगी। जब कोई कंपनी अपने ही प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट के थ्रू सेल करे तो इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इवन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को लगा यार ये ऑनलाइन सेलिंग में काफ़ी स्कोप है, तो मैं एक काम करता हूँ कि जितने भी मेरे लोकल वेंडर्स हैं उनसे मैं खरीद लेता हूँ। खरीदने के बाद मैं एक वेबसाइट के थ्रू, खुद की वेबसाइट के थ्रू उसको बेचता हूँ, तो वापस से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में तो सेलर डायरेक्टली रजिस्टर होता है और फिर वो डायरेक्टली उसको बिलिंग करता है। आप खुद अपना माल खरीदो और खरीदने के बाद उसको ऑनलाइन सेल करो, तो ये तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो ही गया ना बीच में, तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? बस टीसीएस फ्लिपकार्ट दोनों नहीं करता है, समझो। उसका क्या नाम है? उसका वॉलमार्ट नाम है शायद उसका, नहीं वॉलमार्ट नहीं है, डब्ल्यूएस करके, डब्ल्यूएस रिटेल। वॉलमार्ट अलग है, वो तो बेस्ट प्राइस वाला है वॉलमार्ट। तो डब्ल्यूएस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कुछ है उसकी कंपनी, वो ये लोग सारे ही करते हैं, अमेजॉन प्राइम वाले भी करते हैं, कि इनको ऐसा लगता है ना कि इस प्रोडक्ट में बहुत स्कोप है, ये कहीं पे बहुत सस्ते में बिकता है और डिमांड बहुत हाई है, तो ये लोग अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं और वो सब्सिडरी कंपनी इनको बल्क में खरीदती है और फिर वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से उस सब्सिडरी कंपनी के माल बेचते हैं। तो डब्ल्यूएस रिटेल फ्लिपकार्ट का है, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों अलग अलग लीगल एंटिटी है। फ्लिपकार्ट तो अभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही है, उसकी एक सिस्टर कंसर्न उसमें सेलर है और आप उसके बायर हो, सिस्टर कंसर्न डायरेक्टली बिलिंग कर रही है, तो हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की, डब्ल्यूएस रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। अब मैं दुनिया का माल बेच रहा हूँ मेरी वेबसाइट से, मुझे लग रहा है कि इसका माल खूब बिक रहा है, ये खूब सारा प्रॉफिट मेरे थ्रू कमा रहा है, तो मैं इसका भी प्रॉफिट खाने की कोशिश करूंगा इसे। मैं कहूँगा यार मैं खुद ही खरीद लेता हूँ ना, चाइना से यही माल कितने सस्ते में मिल जाता है, तो मैं ही खरीद के मेरा गोडाउन भर लेता हूँ, मैं ही क्या कर दूंगा, सप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो अब मैं खुद मेरा माल डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक नई एंटिटी बनाई
उसने माल खरीदा और वो एंटिटी मेरे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हुई और सेल हुई, तो आई एम स्टिल अ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। समझ में आया? हाँ, सब अलग अलग है। हाँ, ब्लिंकिट अगर खुद स्टोर करके रख रहा है, अब ब्लिंकिट क्या कर रहा है, ब्लिंकिट का समझे अपन कि मैक्सिमम चीजें उसने खुद ने परचेज करके रख ली, सारी से नहीं करता, मतलब ये मान ले 80% चीज उसने खुद ने परचेज करके रख ली, तो उसके ऊपर वो अपने आप का टीसीएस कैसे डिडक्ट करेगा यार? आप सोचो ना, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ही टीसीएस डिडक्ट करके सरकार में जमा कर रहा है और खुद ही क्लेम कर रहा है, ये तो बेवकूफी होगी ना। तो वो रिमेनिंग 20% क्या वो टीसीएस कलेक्ट करेगा बस, ठीक है। हाँ, सारी चीज पढ़ा दी मैंने। हाँ चलो, सारी चीज पढ़ा दी मैंने। लास्ट टॉपिक रह गया है कि जो टीसीएस डिडक्ट होगा ना, वो नेट सप्लाईज पे होगा। नेट सप्लाईज क्या होता है कि आप ये ऑनलाइन में तो रिफंड की पॉलिसी होती है ना, तो आप चीज़ें रिफंड भी कर देते हो, तो हो सकता है एक फर्स्ट मंथ में बिका हुआ माल सेकंड मंथ में क्या हो जाए, रिफंड हो जाए। तो सेकंड मंथ में जो टीसीएस डिडक्ट होगा वो किस पे होगा? नेट सप्लाईज पे। मतलब सेकंड मंथ में अपोज ने 2 लाख का माल बेचा और 25,000 रुपया क्या आ गया? रिफंड आ गया। तो भाई नेट सप्लाईज कितनी हुई? 1,75,000। टीसीएस कितने पे डिडक्ट होगा? 1,75,000 पे डिडक्ट होगा। खत्म। बाय टाटा, सी यू। सेक्शन कल पढ़ेंगे अपन।